अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से नाराज क्यों, ईरान पाकिस्तान से नाराज क्यों, इंडिया पाकिस्तान से नाराज क्यों, चाइना पाकिस्तान से नाराज क्यों और पाकिस्तान का बाप अमेरिका और बरतानिया भी पाकिस्तान से नाराज क्यों। इन सारे वीडियोस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो पिवट पॉइंट जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 1980 की दहाई के करीब जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था, तो रूस ने देखा कि उसके कम्युनिस्ट दोस्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रूस के साथ सही तरीके से साथ नहीं दे सकते। तो रूस ने सोचा क्यों ना सुपर पावर होने के नाते, ये उस वक्त की बात है जब रूस नहीं टूट चुका था। रूस टूटकर 15 ममालिक आज़ाद नहीं हुए थे, जिनमें से 7-8 मुसलमान ममालिक भी आज़ाद हुए। उससे पहले की बात है। रूस इतना बड़ा था, सुपर पावर था, तो उसने सोचा कि कहीं इस पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा किया जाए। कब्जा करने के बाद फिर बलूचिस्तान पर भी कब्जा किया जाए। हमारे गिलगित से, अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे गिलगित से लेकर नीचे बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो गिलगित में जो एक डिस्ट्रिक्ट है गिजर, उस डिस्ट्रिक्ट के पीछे है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को वाखान की पट्टी आपस में से अलहदा करती है, यानी ताजिकिस्तान पाकिस्तान से डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। बीच में वाखान की पट्टी है, वो भी सिर्फ 20 किलोमीटर है। उससे पीछे क्या है? ताजिकिस्तान। उस वक्त ताजिकिस्तान नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर होता था, ये सारा रूस होता था। यानी कि अब रूस का मकसद ये था कि 2250 किलोमीटर लंबी जो अफगान सरहद है, अफगानिस्तान को भी अपने अंदर ले, अपने पेट में लेने के बाद डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाए। कहां से? गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक। उसके बाद क्या कर दे? बलूचिस्तान पे वार कर दे और अपने लिए बहरे अरब तक रास्ता बनाए। पाकिस्तान के जो समंदरी साहिल हैं उन पर कब्जा करे, क्योंकि रूस में के अंदर तो सारा जो समंदर है, रूस के साथ समंदर, वो समंदर सारा साल उनमें बर्फ होती है, तिजारत सही नहीं होती। वो समझता था कि गर्म पानियों तक रिसाई हासिल करके सुपर पावर बन जाऊंगा। तो उस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को खतरा था, एक अमेरिका को भी खतरा था, क्योंकि अगर इस सारे रीजन को रूस टेक ओवर करता तो अमेरिका की मैशत कहाँ रहती, उसकी सुपर पावर कहाँ रहती। उस वक्त मुकामी लोग, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, इस तरह के मुकामी लीडर, उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी, इस तरह के अफगानिस्तान के जो लोग थे, कई कबीलों के बड़े बड़े लोग, वो उठ खड़े हुए। तो अमेरिका ने उनके साथ सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने भी उनके साथ सपोर्ट किया अमेरिका के कहने पर और अपने डर से किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुजाहिदीन की गवर्नमेंट बन गई। अब अमेरिका ने देखा कि भाई मुजाहिदीन के जो बड़े हेड्स थे, मैं 3 गिनता हूं, बहुत ज़्यादा थे हेड्स, क्योंकि 34 सूबे हैं अफगानिस्तान में। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। गुलबदीन हिकमतयार इंजीनियर, उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी इंजीनियर, और अहमद शाह मसूद इंजीनियर थे। गुलबदीन हिकमतयार आई थिंक के प्रोफेसर थे, हाँ प्रोफेसर थे। अब अमेरिका ने देखा भाई ये मुजाहिदीन अफगान, ये तो अफगानों का अपना कल्चर लेके आएंगे, ये इस्लाम को दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे और इस्लाम की असली जो रूह है, हकीकत है, उसको दुनिया पर फैलाएंगे। तो उससे क्या होगा? अमेरिका का जो निज़ाम है मईशत का, सूद का, क्योंकि अमेरिका में आप देखते हो कोई फैमिली सिस्टम नहीं, कोई इंसानों वाला निज़ाम तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बीवी, और तो छोड़े, बीवी 10 साल मर्द के साथ गुजार देती है, तलाक कर देती है, और मर्द बीवी के साथ 10 साल गुजार देता है, तलाक, बच्चे इधर चले गए, बीवी इधर चली गई, बेटा उधर चला गया। बाकी जो बेवा रहती है वो 60 साल की उम्र में
पागल हो जाती है और बस जाओ भाई हिंदुस्तानी कोई मर्द मिल जाए उसके साथ ब्याह कर लेना, बस करोड़ रुपया दे दो, उनको पैसे चाहिए और हमारे को शोहर चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो बस यही था। तो फिर वो डर गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान और आईएसआई के ज़रिए उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। गुलबदीन हिकमतयार कमांडर थे, उस्ताद बुरहानुद्दीन और अहमद शाह मसूद पंजशीर वाले को आपस के साथ मिला करके उनको गुलबदीन हिकमतयार की गवर्नमेंट उनको वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं कराया। तो फिर आपस में गुलबदीन हिकमतयार अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मैं एथेंटिक बात कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमें पाकिस्तान और आईएसआई ने लड़वाया, पाकिस्तान और आईएसआई ने उनको आपस में लड़वाया। तो फिर क्या हुआ, बस काबुल के एक इस तरफ भी पहाड़ी है, इस तरफ भी पहाड़ी, चढ़ गए, इधर भी फौज उधर भी फौज, बीच में अफगानों का सत्यानाश। तालिबान की कहानी इसके बाद से शुरू हो जाती है। तालिबान की कहानी इसके बाद से शुरू हो जाती है। इतना अफगानिस्तान में इतना गंदा सिस्टम था, मसलन आप इंडिया में हैं, दिल्ली में हैं या पाकिस्तान के हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह की मिसाल दे सकता हूँ। मसलन कराची के अंदर एक लॉर्ड, लाहौर के अंदर दूसरा, पिंडी के अंदर तीसरा, पेशावर के अंदर चौथा, फिर गलियों के अंदर दूसरे लॉर्ड। हर जहां अगर कि एक ट्रक को कराची से लेकर के इस्लामाबाद आना है तो उसको रास्ते में जितने भी शहर हैं इतनी दफ़ा टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ 1 रुपए की मैं कराची से खरीदता हूं तो पेशावर जाने तक 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए पर बिक जाएगी। समझ रहे हो, बिल्कुल यही हो रहा था। तो फिर हुआ क्या, जो मजहबी लोग थे, और फिर क्या हुआ, मुल्ला उमर की कहानी यहाँ से शुरू होती। एक दिन मुल्ला उमर के उसमें गैंग रेप हुआ एक औरत का। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बदमाश से गुंडे थे भाई, डॉन थे, उन्होंने क्या किया, अपने मदरसे के चंदे तुलबा को मिला करके, हम इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं, हमारी अपनी ज़बान में भी जो मदरसे के तालिब इल्म होते हैं उनको तालिबान बोला जाता है। यानी कि थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स, समझे तालिबान की डिफिनीशन, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट नहीं, मजहबी तालिब इल्म को तालिबान कहा जाता है। अपने तालिबान को अपने स्टूडेंट्स को मिलाया और उसको क्या किया, फांसी लगाया। लगा करके क्या किया, लगा करके उसको एक डंडे पर लटकाया और उसे लटकाया। पूरे गांव वाला ने देखा उसके खिलाफ, तो वो मुल्ला उमर के साथ मिल गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा करा भाई, हमारे साथ ये बहुत पहले से हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हम क्या करें। उसके बाद बस उन्होंने वहाँ से तहरीक शुरू की और 3 महीनों के अंदर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है कंधार, उसको कब्जा किया। कंधार पर कब्जा करके जो जुल्म था, जबर था, उसके निज़ाम को ख़त्म किया। तो पूरे अफगानिस्तान के लोगों ने देखा ये तो हमारे लिए मसीहा निकले। हमने रूस को भी भगाया, हमने सुपर पावर को शिकस्त दी, लेकिन हमारे अंदर लोगों के टट्टू, पाकिस्तान के, आईएसआई के, अमेरिका के, दूसरे टट्टू आपस में लड़कर हमें खुद एक दूसरों को मारने लगे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो बस तालिबान की एक्सेप्टेंसी आ गई, तो वो काबुल में आ गए। जिस मुल्क में 20 सालों से अमन नहीं था, 2 सालों के अंदर अमन, पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानों ने उस पर हुकूमत की। किस पर, अफगानिस्तान पर हुकूमत की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका ने देखा कि उन्होंने सक्सेसफुल 5 साल गुजारे। उस वक्त पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, सऊदी अरब ने और कतर ने, बस 3 ममालिक ने तस्लीम किया था। तो अमेरिका ने उसको कहा कि भाई आप किस तरह गवर्नमेंट कर रहे हो, आप यूएनए को चार्टर को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप फला नहीं करो, फस्ता नहीं करो। हम आपको ये करते हैं कि आप अफगानों का कल्चर नहीं, अमेरिकन कल्चर, यूएनए का कल्चर, यूरोप का कल्चर, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट, एजुकेशन, डेवलपमेंट, सब हम आपको चार्टर देंगे, चिट्ठी पढ़ के उस हिसाब से आपने क्या करनी है, उस हिसाब से आपने आइन बनाना है, उस हिसाब से तरक्की करना है, नहीं तो तुम्हारे को हम सज़ा देंगे। तो मुल्ला उमर ने कहा भाई हमारे पास अपना कल्चर है, अपना ड्रेस है, अपने ह्यूमन राइट हैं, अपने वुमेन राइट हैं, हमारे पास अफगानों की एक हिस्ट्री है 5,000 साल पुरानी। हमने बरतानिया को शिकस्त दी इस कल्चर को इस्तेमाल करके, अपनी तालीम को इस्तेमाल करके, अपने ह्यूमन राइट, वुमेन राइट, अपनी औरतों का ख्याल रखा। हमारी औरतें हमारे साथ हैं, हमारे बीवी बच्चे, हमारे पूरा अफगान हमारे साथ है, हम मुतहिद हैं, हम सारों को शिकस्त दे सकते हैं। हमने आपसे पहले बरतानिया को, यूएसएसआर को शिकस्त दिया है,
آپ ہمیں دھمکی نہیں دو, ہم اپنے کلچر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. پاکستان کی عائشہ گئی ادھر افغانستان کے پاس, ملا عمر کے پاس, ان کا لیڈر تھا, ہیڈ تھا, بس ان کے پاس جا کر کے بولنے لگے بھائی یہ شرائط تھے, مانو, نہیں مانو گے تو دڑام. انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں مانیں گے. تو پھر کیا ہوا, پاکستان کے ملے سارے ادھر, بھائی یہ کو بس ملا عمر ایک جواب دیا کہ اللہ اور اس کے قرآن میں اگر کہ امریکہ کی بات ماننا اور اس کی غلامی جائز ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا, تو ان کی بس چپ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پہ حملہ کرنے دو. تو اس کے بعد کیا ہوا, امریکہ نے حملہ کیا. تو پاکستان کے آئی اور فوج, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے, امریکنز کو پشتو نہیں آتی, کیا آتا ہے, بس اپنی زبان. تو پھر کیا ہوگا, پاکستان کی آئی ملٹری اور ایجنسیوں نے کیا کیا, امریکہ کے ساتھ سپورٹ کیا. نان نیٹو سب سے بڑا الائی امریکہ کا اس وقت انڈیا نہیں تھا, اس وقت پاکستان تھا. بس ان کی انگلی پکڑا, در در پر لے جا گئے افغانستان کے. اب امریکن نے دروازہ توڑا, اندر کے بیویوں کا, بچوں کا, ماؤں کا ریپ کیا. ریپ کرنے کے بعد اس کے کیا کیا, ریپ کیا. بس 20 سال پھر جنگ ہوئی, پھر جنگ ہو گئی, امریکہ کو شکست ہوئی. شکست ہونے کے بعد, اور تو چھوڑو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پاکستان نے اتنی غداری کی ایک ہمسائے کے ساتھ, ایک مسلمان کے ساتھ, انٹرنیشنل لا کے ساتھ, کہ پاکستان کے اندر افغانستان کا ایک سفیر تھا ملا عبدالسلام ضعیف. ملا عبدالسلام ضعیف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اس کو امریکہ کے حوالے کیا. انہوں نے پشاور ایئرپورٹ پر ان کے قمیض, شلوار, چڈی, سب کچھ, چڈی تو وہ پہنتے نہیں طالبان, کیونکہ وہ کرتا پہنتے ہیں تو کھلا ڈیلا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ضرورت نہیں پڑتی بھائی. تو پھر انہوں نے کیا کیا, پشاور ایئرپورٹ میں اس کو لے گئے, افغانی سفیر کو امریکنز نے, اور پاکستانی فوج کو ایسے دکھایا بالکل ننگا, کچھ بھی نہیں. یہ انٹرنیشنل لا میں بھی پابندی ہے کہ جنگ بھی ہو, جو کچھ بھی ہو, آپ سفیر کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے یہاں تک کیا, ان کے سفیر کو بھی اس طرح کئی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد کیا ہوا, جو گورنمنٹ پاکستان اور امریکہ ساتھ ملا کر چلا رہے تھے, انہوں نے پاکستان کے اوپر اندر دہشت گردی کرانا شروع کیا, پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کرنا شروع کیا, پاکستان کے اندر اوپر بلیم کیا, انٹرنیشنلی پاکستان کا چہرہ مس کیا. تو پاکستان کے پاس پھر راستہ نہیں بچا بھائی, اب کس کے ساتھ دے. 20 سال ہو گئے, ابھی امریکہ دیکھ رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے بھائی ہم 20 سال کا افغانستان کے اندر معدنیات ہیں, ان کو قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال چائنا خاموشی سے اندر گھس گیا ہے, ساری انڈسٹری بنایا ہے, زیادہ تر پیسہ افغانستان سے چائنا لے جا رہا ہے. میں ویسے سیکورٹی کیوں کروں ادھر مڈل ایسٹ کی, ساؤتھ ایشیا کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں, وہ چل کے نکل گئے. اس کے بعد پھر سے پاکستان کیا ہوا, پاکستان نے ان کے ساتھ, ان کے اوپر TTP کا بلیم, دوسرا بلیم, تیسرا بلیم, گٹ بٹ. پھر اس کے بعد سے کلیش جاری ہے. آپ خود اس کا انالائز کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے, وہ کس کی ہے. اس پر میں پورا ایپیسوڈ بناؤں گا, آپ دیکھیے گا. والسلام, اسلام زندہ.